हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में। और आज हम हिंदी का मॉडल पेपर लगाने वाले हैं, जो कि उसका दूसरा पार्ट होगा ये। तो आज का प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्या अनुच्छेद दिया गया है? कई दिन बाहर रहने पर भी मुझे उस साध्वी की बारे में कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल इसके आश्रम में निरंतर हुई। एक ये अनुच्छेद दिया गया है। तो बताइए, इसमें पहले क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन में इसमें क्या कौन सा भरा जाएगा? कई दिन वहाँ रहने के पर वहीं दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या, इसमें भरा जाएगा हमारा दिनचर्या। उस साध्वी की दिनचर्या के बारे में मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को इसमें भरा जाएगा जागृत। दूसरे में भरा जाएगा जागृत। सोई आत्मा को इसमें भरा जाएगा हमारा जागृत। इसमें आएगा हमारा जागृत। जागृत कर देती थी कई दिनों में रेल पेल में भागम भाग से। तीसरे में आ जाएगा भागम भाग से। तीसरे में आ जाएगा हमारा इसमें अचेत। तीसरे में आएगा अचेत। भागम भाग से अचेत ऐसे वातावरण में रहने की आदत बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। तो चौथे में आ जाएगा हमारा आशंका। फोर्थ में आ जाएगा हमारा आशंका। इसमें आशंका आ जाएगा। और पांचवें हमारा फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती बलवती इच्छा किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती है? तो इसमें भर जाएगा हमारा इच्छा। पांच में भर जाएगा इच्छा। तो इस प्रकार पहले का राइट आंसर बनेगा हमारा दिनचर्या। और इसमें बनेगा हमारा जागृत। इसमें बनेगा हमारा अचेत। इसमें बन जाएगा हमारा आशंका। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी बताइए कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा संस्कृति के 4 अध्याय पर। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि उन्हें मिला था 1959 में। 1959 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो बागीश का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो बागीश का सही संधि विच्छेद बनेगा हमारा बाग। एक निकलेगा यहाँ से हमारा बाग प्लस ईस। ईस क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा दी गई है, तो इसमें हमारा निकलेगा बड़ी ई की मात्रा ईस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बागीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो कुछ न जानता हो, और जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द आता है अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द आता है अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य कितने प्रकार होते हैं? वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कृतवाच्य। एक होता है हमारा गलत लिखा है। एक होता है हमारा कृतवाच्य। एक होता है कर्मवाच्य। एक होता है भाववाच्य। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा बनेगा इसमें?
समाज बनेगा, सम्मति बनेगा, सम्मान बनेगा या सामाजिक बनेगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा हमारा सम। 10 में यहाँ से निकलेगा हमारा सम, तो इसमें हो जाएगा सम उपसर्ग हमारा, और राइट आंसर बी। बी में से निकलेगा सम उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, धाक जमाना। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो धाक जमाना का मुहावरे का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर है रोप जमाना। रोप जमाना, ऑप्शन नंबर ए, रोप जमाना। धाक जमाना मतलब रोप जमाना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? इसमें हमें विशेषण पदबंध बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया गया है, रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। इसमें हमारा विशेषण पदबंध क्या है? तो इसमें विशेषण पदबंध बनेगा हमारा रोज कसरत करने वाले। रोज कसरत करने वाले, यही तो विशेषता है। जो जो रोज कसरत करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जो रोज कसरत करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। तो इसका पदबंध बनेगा जो रोज कसरत करने वाले होते हैं, ये इसका विशेषण पदबंध बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लताएं, लता उगती है, वाक्य का बहुवचन क्या होगा? लता उगती है वाक्य का बहुवचन होगा, तो लता उगती का बहुवचन होगा लताएं उगती हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लताएं उगती हैं, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लताएं उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा अव्यय कौन सा बनेगा? इसमें प्राचीन बनेगा, मोटा बनेगा, गरीब बनेगा या और बनेगा? तो इसमें अव्यय बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, और। तो और एक कैसा कैसा अव्यय है? और एक समुच्चय बोधक अव्यय है। और एक समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। और एक समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। और जो कि दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। और एक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें दिया गया है, जब तक जीवन है तब तक। जब तक जीवन है तब तक मतलब इसके लिए एक शब्द चुनना है। जब तक जीवन है तब तक, उसका मतलब होता है आजीवन। आजीवन, इसका एक का राइट आंसर बनेगा ई। जो ईश्वर को न माने, जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए शब्द आता है नास्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए आता है नास्तिक। और जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए आता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, जिसे जीने। और नेक्स्ट 4 में दिया गया है, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसके लिए आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा बनेगा इसमें? तो पुल्लिंग आशा। आशा कैसी है, आज्ञा कैसी है, गरिमा कैसी है, और सागर कैसा है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम कैसा और कैसी से करते हैं। तो सागर कैसा है, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, सागर कैसा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन क्वेश्चन नंबर 17 में उच्छिष्ट व्यंजन। तो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं हमारे अड़, एक होता है हमारा ल, एक होता है हमारा ढ। ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। हिंदी प्रमाण में ये दो दो ही उच्छिष्ट या उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड़ और ढ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें 18, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी कौन सी बनेगी? कटवाना बनेगी, काटना बनेगी, मारना या खाना। तो 18 में राइट आंसर बनेगा इसमें कटवाना। जो किसी दूसरे द्वारा कटवाई जाती है, मतलब प्रेरणा दी जाती है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये कैसा वाक्य है? राम ने रावण को बाण से मारा, तो कैसा वाक्य? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, गण कारक है। इस वाक्य में इसका स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा,
राम ने कर्ता कारक है और रावण को कर्म कारक है, जबकि बाण से के द्वारा ये कर्ण कारक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कर्म बनेगा, रावण को कर्म बनेगा, जबकि बाण से के द्वारा यह इसका कर्ण कारक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो 20 में राइट आंसर बनेगा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इत्यादि संकेतक चिन्ह कौन सा है? तो इत्यादि का संकेतक चिन्ह कौन सा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 21 में तो इत्यादि का संकेतक चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम इत्यादि कहते हैं, जैसे डैश डैश कर देते हैं इत्यादि। और जबकि बी में हमारा योजक चिन्ह, ये एक योजक चिन्ह है, बी में हमारा योजक चिन्ह है और ये हमारा गणित में भाग देने का चिन्ह है, जबकि ये एक विस्मादिबोधक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में कौन सा है? राह खर्च ऑप्शन नंबर 22 में राह के लिए खर्च, राह खर्च का उसका बनेगा राह के लिए खर्च, ऑप्शन नंबर बी। राह के लिए खर्च, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राह के लिए खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चौवन को हिंदी में क्या कहते हैं? चौवन को हिंदी में क्या कहते हैं? चौवन को चौवन ही कह देंगे, 54 को हिंदी में क्या कहते हैं? इसके कहते हैं चौवन। तो इसका बनेगा ए नंबर, चौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नीर भरे नैना रहे तब न प्यास हो जाए, पंक्ति में निम्न में कौन सा अलंकार है? नीर भरे नैना रहे तब न प्यास हो जाए, तो 24 में राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यह एक विशेषोक्ति अलंकार है। 24 में यह विशेषोक्ति अलंकार है। इसमें देखा, जहाँ कारणों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ नीर पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, यहाँ नीर पानी है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम की पहचान होती है जहाँ भी रह निकला हुआ होता है, चाहे ये वाला रह हो या ये वाला रह हो या ऊपर वाला रह हो, ये सभी सब तत्सम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा 25 का बी नंबर। बनेगा सरिसृप। और तद्भव की पहचान होती है जहाँ भी चंद्र बिंदु वाला ये मात्रा लग जाती है, वे सभी तत्व, चाहे कोई सभी वर्ण, सभी शब्द इसमें तद्भव में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरिसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो फूलों का क्या होता है? गट्ठर होता है, कुंज होता है, गुच्छा होता है। तो फूलों का क्या होता है? तो फूलों का गुच्छा होता है, गुच्छा। नेक्स्ट लताओं का क्या होता है? लताओं का कुंज होता है। वस्त्रों का क्या होता है? वस्त्रों का गट्ठर होता है और ऊँटों का काफिला होता है। तो इसका राइट आंसर होने का ऑप्शन नंबर ए। घबराहट में प्रत्यय है, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय बनेगा? घबराहट बनेगा आहट प्रत्यय, घबराहट निकल जाएगा, जबकि इसमें आहट प्रत्यय है, घबराहट आहट, तो इसमें निकलेगा आहट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में तो कौन सा जो कि रिक्शा शब्द दिया गया है। रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है, रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंग ढीला होना, ढीला होने के मुहावरे के लिए एक अर्थ क्या बनेगा? अंग ढीला होने के लिए होता है ऑप्शन नंबर डी, बहुत थक जाना, ऑप्शन नंबर डी, बहुत थक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव की पहचान होती है जहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगी हुई होती है, वह तद्भव शब्द कहलाता है।
तो इसमें राइट आंसर होगा, इसमें चंद्र बिंदु लगा है क्योंकि इसमें खाली अंग 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 का बिंदु लगा है, तो इसमें तद्भव शब्द बनेगा हमारा। 30 में राइट आंसर बनेगा हमारा पियासा। पियासा पियासा एक तद्भव शब्द है, तो पियासा का तत्सम रूप क्या होता है? पियासा का तद्भव होता है पिपासा। पिपासा इसका तत्सम रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, अशुद्ध शब्द अशुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 में अशुद्ध वाक्य। सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, हमने सामने बैठे। तो हमने सामने बैठे यह राइट नहीं है, ये कोई वाक्य शुद्ध नहीं बन रहा, तो इसका राइट आंसर होगा हमने सामने बैठे। यह राइट आंसर नहीं है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो 32 राइट आंसर बनेगा, जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर इसमें ए बनेगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? मतलब दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? दोनों शब्द हमारे द्वंद्व समास में होते हैं। दोनों शब्द द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। जैसे होता है माता पिता, दोनों शब्द प्रधान है, माता और पिता है, मतलब द्वंद्व समास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सरोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 35 में सरोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 11 मात्राएं होती हैं। सरोठा छंद के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और उसके दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो यह इसकी एक और खास बात है, यह दोहा छंद का उल्टा होता है। सरोठा दोहा छंद का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। इसमें स्तुलांकित शब्द का विलोम शब्द बनाना है अनाथ का विलोम शब्द क्या बनेगा? अनाथ का विलोम शब्द बनेगा सनाथ। ऑप्शन नंबर बी, अनाथ सनाथ। क्वेश्चन नंबर 37, अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? अति उपसर्ग किस में लगा है? क्वेश्चन नंबर 37 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त, जिसमें अति इसमें हमारा उपसर्ग निकलेगा और रिक्त इसमें से हमारा मूल शब्द निकलेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वर्णों की आवर्ती होने पर अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होते हैं? जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम में रे वर्ड की आवर्ती हुई है, तो यह एक अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पितृ आज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पितृ आज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पितृ प्लस आज्ञा। यह यण संधि का उदाहरण है, जिसमें ऋण संधि का उदाहरण है, रिरी का रे हो जाता है, इसमें रिरी का रे हो जाता है, यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मत्स्यगंध में कितने वर्ण होते हैं? तो मत्स्यगण में कितने वर्ण होते हैं? तो 40 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमारे 23 वर्ण होते हैं। मत्स्यगण छंद में 23 वर्ण होते हैं। यह एक वर्णिक छंद है। एक कैसा छंद है? एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अनुपम का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा?
तो अनुपम का पर्यायवाची क्या बनेगा? अनुपम का पर्यायवाची बनेगा हमारा अद्वितीय। अनुपम का बनेगा अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है हमारा विश्व में। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है हमारा विश्व में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल कौन सा बनेगा? ये हमारा उसने पढ़ा था। उस जब इसमें दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 43, उसने पढ़ा था यह कैसा बनेगा? यह एक भूतकाल का बनेगा इसका। तो 43 में राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बह जाता है। बह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। बह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। जबकि उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह खेल रहा था, ये भूतकाल का उदाहरण बनेगा। और एक पढ़ेगा, यह भविष्य काल का उदाहरण बनेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, यह भविष्य काल का उदाहरण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है। वैसे जोड़ा ज्ञात कीजिए तो द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द के विपरीत हो। तो इसमें शब्द मिलाना है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसमें अधम का उत्तम होता है। अधम का उत्तम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधम का उत्तम होता है। अधम का उत्तम होता है। शेष समी समान गुण वाले युग्म है, जबकि सत्व माने सार होता है, स्वत्व माने अधिकार होता है, छठा शोभा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। अहंकार शब्द, तो अहंकार शब्द क्वेश्चन नंबर 45 में, तो अहंकार शब्द के लिए होता है, अहंकार शब्द के लिए होता है हमारा अभिमान होता है, दम्भ होता है, दर्प। दर्प जो कि बहुत बार पूछा गया था, पिछली पैट परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दर्प अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पिछली पैट परीक्षा में पूछा गया था। पैट परीक्षा में पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में न हो प्रयोग हो। सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ने का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 46, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो। क्वेश्चन नंबर 46 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा देखना सकर्मक क्रिया है, जबकि देखना एक सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, देखना एक सकर्मक क्रिया है जिसके कर्ता में ने का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उसने देखा, यह एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, बण का अर्थ नहीं होता। तो बण का अर्थ क्या नहीं होता क्वेश्चन नंबर 47 में? तो बण का अर्थ सुंदर नहीं होता। बण का सुंदर नहीं होता, जबकि बण का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उदय का निम्न में कौन सा सही विलोम होगा? उदय शब्द का विलोम शब्द, उदय का विलोम शब्द होता है हमारा, उदय का विलोम शब्द होता है हमारा अस्त। उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। जबकि शेष की शेष की वर्तनी भी अशुद्ध है। जबकि शेष शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आस्त दिया गया है, आस्था दिया गया है, इनकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और हाँ, अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो 49 में राइट आंसर बनेगा इसमें दूसरों के उत्कर्ष को न सहकर, इसमें राइट आंसर होगा असूया। यह एक असूया प्रकार का संचारी भाव है। असूया ईर्ष्या, ईर्ष्या नामक संचारी, असूया का इसका अर्थ होता है ईर्ष्या। इसका एक अर्थ ईर्ष्या नामक संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी बनेगी अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।